जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर। आज के जो इस सेशन की हम लोगों की थीम होने वाली है, आज के इस सेशन के हम लोगों की जो थीम होने वाली है, वो थीम होने वाली है स्पेशली अबाउट दी सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मतलब क्या है और सोलर सिस्टम के मतलब में हम लोग क्या-क्या समझते हैं। देखो दोस्तों, सबसे बेसिक बात ये है कि आप लोगों ने सोलर सिस्टम को कुछ ऐसा देखा होगा। ये बीच में सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ इस तरह से ये सभी ग्रह परिक्रमा काट रहे हैं। और मैं कहता भी हूं ना कि ग्रहों की दो गतियां होती हैं, एक रोटेशन एक रिवोल्यूशन। रोटेशन और रिवोल्यूशन ये जो दोनों हैं, ये रोटेशन और रिवोल्यूशन क्यों होते हैं? एक तो जैसे अर्थ के संबंध में ऋतु परिवर्तन करने के लिए जिम्मेदार है, जिसके बाद में मैं आपको आगे चल करके पढ़ाऊंगा। पर दूसरा है जिस वजह से दिन और रात होती है। ये दोनों ही कंसेप्ट आप देख पाओगे, आप समझ भी पाओगे। इसी टॉपिक से बीचों बीच सूर्य है और उसके चारों तरफ ये जो ग्रह परिक्रमा लगा रहे हैं, ये ग्रह न सिर्फ कि अपनी ही एक्सिस पर ऐसे घूम रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ सूर्य के चारों तरफ भी ऐसे घूम रहे हैं। और ये आप लोगों ने हमेशा देखा होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो के माध्यम से, कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक के माध्यम से पढ़ाई भी की होगी इसके बारे में। जरा इससे आगे बढ़े तो आप देखिए, यहां पर ये सारे के सारे प्लैनेट्स हैं जो मैंने रखे हुए हैं। अगर आप मरकरी में देखो तो मरकरी में जो रोटेशन है वो बहुत धीरे है। वीनस में देखिए तो वीनस में रोटेशन और स्लो है। पृथ्वी का देखिए तो रोटेशन काफी तेज है इन दोनों की अपेक्षा। मार्स का रोटेशन देखिए तो मार्स और पृथ्वी का लगभग बराबर दिखता है। लेकिन वही रोटेशन देखिए जुपिटर का, तो जुपिटर का रोटेशन थोड़ा ज्यादा तेज दिख रहा है। सैटर्न का रोटेशन देखिए तो और ज्यादा तेज दिख रहा है आपको अपेक्षाकृत पृथ्वी के। अगर आप कभी रोटेशन देखेंगे यूरेनस का तो थोड़ा स्लो है, और नेपच्यून का रोटेशन देखेंगे तो नेपच्यून का यूरेनस से थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, ये जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, रोटेशन और रिवोल्यूशन यानी कि घूर्णन और परिक्रमण, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रम है और इनको समझना पड़ेगा। ये फोटोज के माध्यम से हम लोगों को एक अंदाजा तो लगता है कि यार पृथ्वी जो है अपनी ही एक्सिस पर घूम रही है। अगर ये पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूम रही है, इसी वजह से दिन और रात होते हैं। अब मान लीजिए कि सूरज यहाँ पे है, तो देखो सिंपल सी बात है, इस वाले हिस्से में दिन है तो पीछे वाले हिस्से में रात है ना। पीछे वाला हिस्सा अंधेरा वाला है, उसमें रात होगी, जहां सामने सूरज है वहां पे दिन होगा। और दूसरी बार क्या होगा, घूम करके वो अंधेरा वाला हिस्सा उजाले की तरफ आ जाएगा। अर्थ का जो रोटेशन है, जो पृथ्वी का घूर्णन है, वो है ही पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एंड वेस्ट टू ईस्ट लगातार हमारी अर्थ रोटेट करती रहती है, जिस वजह से वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है, इसीलिए ईस्ट में आपको सूरज दिखता है और वेस्ट की तरफ जाता हुआ दिखता है। तो देखो सिंपल सी बात है ना, जब आप बाइक चलाते हो तो ऐसा लगता है ना पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं। हम कहते हैं हमेशा से कि सूरज उगता है पूरब से और डूबता है पश्चिम में। वो इसलिए क्योंकि हम घूमते हैं पश्चिम की तरफ से पूरब की ओर, तो सूरज हमें उल्टा जाता हुआ दिखता है। हम ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे, और सूरज हमें ऐसे जाता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये पश्चिम से पूरब है तो सूरज का जाने का डायरेक्शन पूरब से पश्चिम की ओर हो जाएगा। बहुत सिंपल लॉजिक। लेकिन देखो दोस्तों, ये सब आपके लिए मेहनत करके मैं ढूंढ ढूंढ करके कहां से लेकर के आया हूं मैं ही जानता हूं। लेकिन इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप इसे पढ़ सको और इसको देखते ही आप सब कुछ लॉजिक समझ सको। बिकॉज अगर ये नहीं होते ना तो हेल्प नहीं मिल पाती समझने में। फिर तो मैं सिर्फ कहता रहूंगा कि यार प्लेनेट चक्कर काटते हैं, आप भी कहोगे हाँ सर काटते होंगे चक्कर, बट ऐसे काटते हैं, है ना। आपके लिए है ये। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम लोगों की जो टॉपिक है, हम लोगों का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड इस टॉपिक का नाम है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, या हिंदी में इसे कहा जाए तो सौर मंडल। सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, और सौर मंडल की उत्पत्ति में सूर्य के चारों तरफ जो ये ग्रह मौजूद हैं, इन ग्रहों की क्या खासियत है। वन लाइनर कुछ कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उनके बारे में तो बता दूंगा। पर फिलहाल आइए ओरिजिन और ओरिजिन से रिलेटेड जो भी हमारे पास सिद्धांत हैं उनके बारे में पहले जान लें। बिकॉज जो सिद्धांत होंगे, जो कंसेप्ट होंगे, वो कंसेप्ट हमें इस तरह से बताएंगे। अब आप देखिए,
ये है मरकरी, सूरज से सबसे पहला। मरकरी को हिंदी में कहा जाता है बुध। वीनस, वीनस को कहा जाता है शुक्र। फिर अर्थ, अर्थ को कहते हैं पृथ्वी। मार्स, इसे कहते हैं मंगल। जुपिटर को कहते हैं दोस्तों बृहस्पति। सैटर्न को कहा जाता है शनि। यूरेनस को कहा जाता है अरुण हिंदी में, और नेपच्यून को कहते हैं वरुण हिंदी में। प्लूटो भी इसी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन प्लूटो 2006 में हमारे प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। और प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से, यानी प्लूटो को ग्रहों की कैटेगरी से इसलिए बाहर किया क्योंकि प्लूटो का साइज हमें समझ में नहीं आ रहा था, प्लस प्लूटो चक्कर अलग तरीके से काटता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि सारे प्लैनेट ऐसे चक्कर काट रहे हैं ना, देखो सूर्य के चारों तरफ नॉर्मली सारे के सारे प्लैनेट चक्कर काट रहे हैं। अगर आपसे कोई बताता कि जो प्लूटो के चक्कर काटने का सिस्टम है वो ऐसे है, ऐसे, हालांकि वो प्लैनेट को टकराता नहीं है, लेकिन बावजूद उसके वो प्लैनेट की तरह सूरज के चारों तरफ चक्कर नहीं काटता, वो अपने हिसाब से चल रहा है, ऐसे घूम रहा है, उसकी डायरेक्शन ही अलग है। और उसकी डायरेक्शन अलग होने की वजह से ही हम लोग प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से ही बाहर रखते हैं। 2006 में हमने प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया था अगस्त में। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आप दो चीजें समझने की कोशिश करो। जो सूरज के नजदीक वाले प्लैनेट्स हैं ना, शुरू के 4, इनको हम लोग इनर प्लैनेट्स कहते हैं। इनको इनर कहा जाता है अथवा इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है। इनर और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, इनका मतलब होता है आंतरिक अथवा आंतरिक, या टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थलीय, जिनमें स्थल पाया जाता है, स्थलीय ग्रह। और दूसरी तरफ ये जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है, इनके अंदर गैसेस भी पाई जाती हैं। तो ये जो स्थलीय ग्रह है, इनके तो बाहर गैसेस हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी के अंदर गैस नहीं मिलती, बहुत कम मात्रा में मिलती है। कई बार खोदते खोदते मीथेन गैस वगैरह का रिसाव हो जाता है। लेकिन जो भी वायुमंडल की गैस है, वो वायुमंडल की गैस पृथ्वी के अंदर ना होकर के पृथ्वी के बाहर ही है। पर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनकी बात करो तो इन ग्रहों के अंदर गैस है। शनि के बारे में खास बात बताऊं, शनि इतना हल्का है, इतना हल्का है कि इसका घनत्व, इसकी डेंसिटी पानी से भी कम है। अगर आप इसको पानी पे उठा के फेंक दो ना, तो शनि तैरता रहेगा, शनि डूबेगा ही नहीं। तो ये याद रखिएगा कि जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है, यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है, ये सारे गैसियस ऑरिजिन के भी हैं। और चूंकि ये गैसियस ऑरिजिन के हैं, इसीलिए इनको जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है। तो जोवियन याद रखिएगा, ये शब्द आपको सुनने में आएगा, अभी हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो इनर या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हो गए शुरू के 4, और बाद वाले जो ये 4 हैं, इनको हम लोग कहते हैं आउटर, अथवा इनको कहा जाता है जोवियन प्लैनेट्स। जोवियन प्लैनेट्स, बाह्य या जोवियन ग्रह। इनको जोवियन ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गैसियस ऑरिजिन के हैं, गैसियस ऑरिजिन। और इन्हें टेरेस्ट्रियल इसलिए कहते हैं बिकॉज इनके अंदर रॉक्स पाई जाती हैं। तो रॉक्स फॉर्मेशन हुआ है, जिस वजह से चट्टान पाए जाने के कारण इनके अंदर का हिस्सा काफी ज्यादा मजबूत है। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से घुमा के पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जोवियन प्लैनेट। और अगर आपसे ऐसा पूछ दिया गया कि जोवियन इनमें से कौन सा नहीं है, तो फिर आप कैसे परेशान होंगे उस क्वेश्चन को लेकर के। तो जोवियन आपको बताना पड़ेगा कि जोवियन इनमें से कौन सा नहीं है। सो आपको 3 ऑप्शन में ये दे देगा और एक में किसी में ये दे देगा। सो आपको जोवियन की कैटेगरी से आउट कर देना है उसको। दैट्स हाउ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। नाउ अब हम लोग सिंस इसके बारे में डिस्कशन कर ही रहे हैं, तो इससे थोड़ा आगे चलें और जो थ्योरीज रिलेटेड हैं हमारे सोलर सिस्टम के, उनके बारे में थोड़ा बात कर लें। आखिर कैसे ऐसा हुआ होगा कि ये जो सन है, इससे दूर सारे के सारे प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स बने कैसे, ये प्लैनेट्स सारे गोल ही क्यों हैं,
ये प्लैनेट सारे अपनी अर्थ पे, अपनी एक्सिस पे रोटेट क्यों कर रहे हैं, ये प्लैनेट सारे सूर्य के चारों तरफ चक्कर क्यों काट रहे हैं, ये सब भी तो क्वेश्चंस बनते हैं ना हमारे। आखिर ये सब सन के चारों तरफ चक्कर क्यों काट रहे हैं। और देखो यहाँ पे एक छोटू सा ग्रह है, ये देखो ये इस वाले प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, ये इस प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, और साथ ही साथ ये प्लैनेट सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रहा है ना। ऐसा क्यों है, ये हमारे लिए एक डिस्कशन का सब्जेक्ट है। और मैंने क्या किया है, मैंने आपको अप्रोक्सीमेट डायमीटर दे दिया है सभी का। जैसे सन का डायमीटर कितना है, डायमीटर का मतलब होता है व्यास, तो सूर्य का व्यास या सन का डायमीटर है 13,92,000 किलोमीटर्स। जो मरकरी है, मरकरी का डायमीटर है 4,900 किलोमीटर्स। वीनस का डायमीटर है 12,100 किलोमीटर्स। यानी कि शुक्र का व्यास और पृथ्वी का व्यास अगर आप देखें तो लगभग बराबर है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है, तो आप कहिएगा वीनस को। ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ क्यों कहते हैं वीनस को, क्योंकि इसका डाया और इसका डाया लगभग बराबर है, ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कुछ थ्योरीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो थ्योरीज आपके एग्जामिनेशन से रेलेवेंट भी हैं और हो सकता है कि उनके बारे में एग्जाम में कल को क्वेश्चंस भी पूछ दिए जाएं। देखिएगा ध्यान से, थ्योरी रिगार्डिंग origin of सोलर सिस्टम, सौर मंडल की उत्पत्ति के संबंध में origin of सोलर सिस्टम, सौर मंडल की उत्पत्ति। तो सौर मंडल की उत्पत्ति में अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी है, और अलग अलग लोगों की अलग अलग जो थ्योरी है वो हाइपोथेसिस ही है। कोई भी व्यक्ति जो ब्रह्मांड के बारे में बातें करेगा ना, समवन हु टॉक्स अबाउट दिस यूनिवर्स, समवन हु टॉक्स अबाउट दिस सोलर सिस्टम, वो था तो नहीं ना आज से 460 करोड़ साल पहले देखने के लिए। अब अगर आज से 460 करोड़ साल पहले कोई नहीं था देखने के लिए, तो सिंपल सी बात है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी चीज का अंदाजा लगा सकते हैं, अंदाजे के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो देखो, बड़ा ध्यान से आपको ये समझ में आएगा, जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, वो सोलर सिस्टम कैसे बना, उसके पीछे क्या कहानी हो सकती है। सोलर सिस्टम को सबसे पहले किसने देखा, हु सॉ द सोलर सिस्टम फर्स्ट। सो सोलर सिस्टम को सबसे पहले देखने वाले बंदे का नाम हुआ करता था कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सोलर सिस्टम को देखा, तो कोपरनिकस ने सोलर सिस्टम को देखते ही जियोसेंट्रिक थ्योरी दे दी। कोपरनिकस ने तो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी, गैलीलियो ने जियोसेंट्रिक दे दिया था। जियोसेंट्रिक का मतलब होता है जियो सेंटर में, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी को केंद्र में रख करके ऐसी थ्योरी डिजाइन कर दी कि सारा का सारा सौरमंडल इसके चारों तरफ चक्कर काटता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। बाद में कोपरनिकस ने जब हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी, उन्होंने कहा जो सन है वो सेंटर पे है, सूरज केंद्र में है, सूरज केंद्र में है तो सारे के सारे ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। तो लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ ठीक है, कोपरनिकस ठीक कह रहे हैं, गैलीलियो ने जो दे दिया था वो गैलीलियो वाला ठीक नहीं था कंसेप्ट। लेकिन अब देखो, यहां पे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम में कुछ लोगों ने अपने अपने ध्यान दिए। सबसे पहले एक हाइपोथेसिस है, जिस हाइपोथेसिस को कहा जाता है गैसियस हाइपोथेसिस। इसको दिया था कांट ने, गैसियस हाइपोथेसिस। गैसियस हाइपोथेसिस को देने वाले व्यक्ति का नाम हुआ करता था कांट। गैसीय अवधारणा या परिकल्पना, और देने वाले व्यक्ति का नाम है कांट। इन्होंने कहा पृथ्वी गैस का एक गोला है। तो वैसे ये बात सही है कि सारे के सारे प्लैनेट्स सिर्फ रॉक से नहीं बने हैं, प्लैनेट्स में गैस भी है, प्लैनेट्स में रॉक्स भी है, मिट्टी भी है, पानी भी है, सब कुछ है। लेकिन अगर आपको कोई ये कहे कि अर्थ पूरा का पूरा एक गैस का गोला है, तो आप जब खोद रहे हो तो मिट्टी कैसे बन गई। लोगों को दिमाग में यही लग रहा था ना कि यार कांट कह तो रहे हैं कि पृथ्वी गैस का गोला है,
हमारी अर्थ पूरी गैस से बनी हुई है, पर गैस से पूरी तरह से तो नहीं बनी यार। हमारे एटमॉस्फेयर में गैस है, ठीक है, लेकिन हम जब इसको खोदते हैं तो खोदने से थोड़ी ना हमें गैस मिलती है। तो लोगों को ये समझ में आया कि हाँ, ये बात तो सही है कि जो कांट की बात है वो कांट की बात 100% सही नहीं है। तो ही सेड अर्थ इज, है ना, अर्थ इज मेड अप ऑफ गैसेस, अर्थ इज मेड अप ऑफ गैसेस, पृथ्वी गैस का गोला है। यह बात सही नहीं थी, इन्होंने पृथ्वी के बारे में ये बात कही। लेकिन दूसरे एक व्यक्ति आए, दूसरे व्यक्ति का नाम हुआ करता था लैप्लास, और उन्होंने जो अपनी वाली हाइपोथेसिस दी, उनकी हाइपोथेसिस को कहा जाता है नेबुला हाइपोथेसिस। आप लोग सभी जानते हो ये जो निहारिका अवधारणा है, ये निहारिका अवधारणा अथवा ये जो निहारिका परिकल्पना है, इसको देने वाले व्यक्ति का नाम है लैप्लास। आप लोगों ने यदि बीएससी किया है या मान लीजिए कि आप लोगों ने कोई इंजीनियरिंग का कोर्स किया है तो डेफिनेटली इस लैप्लास का नाम सुना होगा। इंजीनियरिंग के कोर्स में और बीएससी के कोर्स में ये लैप्लास अपना लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आते हैं और फिर बेहद परेशान करते हैं हम लोगों को। ठीक है, तो जैसे कांट एक व्यक्ति थे, एक इंसान थे, वैसे ही दूसरे इंसान है लैप्लास। ये लोग बहुत अच्छे ज्योग्राफी के एक्सपर्ट हैं, या यूं कहो कि ये लोग बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हैं जो अपने कैलकुलेशंस की बातें करते हैं। ये बहुत अच्छे गणितज्ञ हैं जिनको अपनी गणना पर बहुत ज्यादा विश्वास है। ठीक है, तो देखो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो दुखी करने वाले व्यक्ति हैं लैप्लास, इन्होंने वो नेबुला वाली बात कही कि क्लाउड ऑफ ना डस्ट एंड हाइड्रोजन। याद आई कल वाली बात? इन्होंने कहा धूल व हाइड्रोजन का बादल, धूल व हाइड्रोजन का बादल। तो देखो इनको बस सुन लो, आपको समझ में आ जाएगा ये कहना क्या चाहते थे। इन्होंने कहा कि देखिए जैसे हमारा पूरा स्पेस है, हमारा पूरा अंतरिक्ष है, तो वहां पे ऐसे धूल के कण मान लो मौजूद हैं। अब आपको पता है ना अर्थ पे सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? हमारी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। लेकिन हमारे पूरे स्पेस की बात करें तो स्पेस में सबसे ज्यादा तो हाइड्रोजन पाई जाती है। अब इन्होंने कहा यार ये जो हाइड्रोजन और धूल के कण हमारे पूरे स्पेस में मौजूद हैं, इनमें अचानक तूफान आया, और अचानक ऐसा तूफान आया, ऐसा तूफान आया कि इस तूफान ने एकदम चक्रवात सा ला दिया, जैसे साइक्लोन आता है ना, साइक्लोन टाइप का, ऐसे ऐसे। तो लोगों ने कहा अच्छा साइक्लोन आया? लैप्लास ने कहा हाँ बिल्कुल साइक्लोन आया, और साइक्लोन आने की वजह से ये सारे धूल के कण अंदर की तरफ सेंटर में इकट्ठे हो गए। तो ये जब सारे धूल के कण अंदर की तरफ सेंटर में इकट्ठे हुए तो इन्होंने अंदर की तरफ तो सन बना दिया, और फिर बाकी जो छोटे मोटे थे वो बाहर की तरफ हो गए, तो ये हो गए सारे प्लैनेट्स। अंदर की तरफ सन बन गया, यानी कि सूर्य अंदर की ओर, और बाहर की तरफ हैं सभी ग्रह यानी कि प्लैनेट्स। लोगों ने कहा हाँ यार आपकी बात तो ठीक है, क्योंकि तारे बनते तो ऐसे ही हैं। मैंने कल आपको बताया था यूनिवर्स की क्लास में कि जब भी किसी स्टार का फॉर्मेशन होता है, स्टार के फॉर्मेशन में नेबुला ही होता है। नेबुला मतलब क्लाउड ऑफ डस्ट और हाइड्रोजन, और वो क्लाउड ऑफ डस्ट और हाइड्रोजन फिर एक स्टार को बनाएगा। लोगों को लगा जैसे लैप्लास ने स्टार बनाया था वैसे हो सकता है प्लेनेट भी बनाए हों, लेकिन प्लेनेट का फॉर्मेशन क्लियर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि नेबुला से स्टार बनता है, नेबुला से स्टार बनता है, किसी निहारिका से किसी तारे को बनाया जा सकता है, लेकिन सूर्य हालांकि एक तारा है, सन इज ऑल्सो अ स्टार, एवरेज स्टार है पर है तो स्टार ही, लेकिन क्या किसी निहारिका से प्लैनेट्स को भी बनाया जा सकता है? लैप्लास की बात गलत हो गई। लोगों ने कहा ना लैप्लास यू आर नॉट राइट, आप सही नहीं हो, है ना। एंड वन थिंग दैट आई वांट टू say to all my students is, especially to Sangmoi Kips, I have told you yesterday also, this is not the complete English batch. Someone who wants to study in English can refund their fees also, because this batch is going to be in Hindi plus English. I can recite the term in Hindi as well as in English,
but I won't be communicating with you in English only. If someone has sold you this course by saying that this course is going to offer you the linguistic communication to be completely in English, he is false and you can simply get your fees returned, dear. This course is going to be in Hindi and English both. Okay, so I hope you can understand me and I hope I am able to convey my thoughts as well as my knowledge with you. चलिए आगे बढ़े। तो देखो दोस्तों, मैंने कहा कि धूल और हाइड्रोजन के बादल से नेबुला ने कह दिया कि पूरा का पूरा हमारा सौर मंडल बना है। लोगों ने कहा यार ये क्या बात होती है लैपलास भैया। लैपलास ने कहा बात तो यही है यार। तो कहा ठीक है। फिर आते हैं जेम्स और जेफरीज। दो लोग आए, है ना, जेम्स और जेफरीज। उन जेम्स और जेफरीज ने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, क्योंकि जेम्स और जेफरीज के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छे से समझाई दो बातें जो हमें समझनी चाहिए। तो आइए जेम्स और जेफरीज की बात की जाए और फिर उनके हिसाब से समझें तो हमें सोलर सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों है। तो देखो दोस्तों, ध्यान से सुनना। जेम्स और जेफरीज ने जिस हाइपोथेसिस को दिया वो है टाइडल हाइपोथेसिस। इसको हम लोग कहते हैं ज्वारीय अवधारणा, या इसे तरंगीय अवधारणा भी कहा जाता है। तो ज्वारीय अवधारणा, अब ये ज्वारीय अवधारणा क्यों है वो बड़ा ध्यान से सुनना, आपको बड़ा मजा आएगा यहां पे जान करके। दो लोग थे, जेम्स एंड जेफरीज, जेम्स व जेफरी। इन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कहा कि देखो जैसे हमारा ये सन है ना, तो ये जो सन है, ये सन बहुत गर्म है। इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। ये सन इतना गर्म है, इतना गर्म है कि इसके ऊपर की तरफ ये वाले पूरे हिस्से में मॉल्टेन मैग्मा है। और मॉल्टेन मैग्मा क्यों है, ये पिघला हुआ लावा क्यों है? क्योंकि ये सूर्य बहुत गर्म है और ये इतना गर्म है कि कोई भी चीज सॉलिड रह ही नहीं सकती, सब लिक्विड हो जाएगा सूर्य की सतह पर। तो इस सन के सरफेस पर सब कुछ मॉल्टेन है। फिर इन्होंने कहा एक बार क्या हुआ, एक बार कोई एक प्लैनेट था, वो किसी और गैलेक्सी का था। वो प्लैनेट घूमते हुए हमारे सूर्य के नजदीक आया होगा और ऐसे आ करके फिर अपने पथ पर वापस चला गया होगा। मतलब वो अपने हिसाब से ठीक ही चल रहा था, किसी और गैलेक्सी से आया, हमारे सूर्य के थोड़ा नजदीक से होते हुए निकल गया। तो लोगों ने कहा लेकिन इसका हमारे प्लैनेट से क्या लॉजिक? मैं बताता हूं प्लैनेट से क्या लॉजिक है। ऐसा जेम्स और जेफरीज ने कहा। उन्होंने कहा कि जब ये प्लैनेट नजदीक आया ना, तो इस प्लैनेट ने बहुत बड़ा ग्रेविटेशनल पुल लगाया हमारे सूरज की ओर। मतलब प्लैनेट का अपना ग्रेविटेशन था, उसने सूरज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। अब सूरज तो खींच सकता नहीं है, क्योंकि सूरज अपनी जगह पे तो फिक्स है। वो अपनी जगह पे रोटेट भी कर रहा है और गैलेक्सी के चारों तरफ चक्कर भी काट रहा है। लेकिन गैलेक्सी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है ना सूरज। सूरज कोई ऐसा तो है नहीं कि वो किसी एक और प्लैनेट जैसा है जो किसी और एक तारे के चारों तरफ चक्कर काट रहा हो। सन is rotating on its own axis as well as revolving around the entire galaxy, Milky Way. सूर्य अपना घूर्णन अपने ही अक्ष पर करता है, लेकिन साथ ही साथ परिक्रमण वो पूरी मंदाकिनी आकाश गंगा का करता है। इस प्लेनेट ने फोर्स तो लगाया, तो फोर्स लगाया तो सारे के सारे ऐसे टूट टूट करके बहुत सारे पार्टिकल्स अलग हुए ऐसे। और ये जो बहुत सारे पार्टिकल अलग हुए, इनमें से पहले क्वेश्चन का जवाब, जब भी कोई लिक्विड चीज हवा में छोड़ी जाती है वो हमेशा गोल शेप की ही होती है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सरफेस टेंशन। पढ़ा है आप लोगों ने या नहीं, बताइए। जब भी किसी भी पानी की बूंद को हवा में छोड़ा जाता है, पानी की बूंद हमेशा गोल शेप बनाती है, एकदम राउंड शेप। और वो स्फेरिकल शेप इसलिए बनाती है बिकॉज एक प्रॉपर्टी होती है फिजिक्स में, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का काम क्या है? किसी भी लिक्विड को कम से कम एरिया में समेट के रखना। और लिक्विड को कम से कम एरिया में समेट के रखने के चक्कर में उसमें चारों तरफ से फोर्सेस लगते हैं। इसीलिए कोई भी पानी की बूंद हवा में छोड़े जाने पर या किसी वैक्यूम में छोड़े जाने पर हमेशा गोल हो जाती है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ सरफेस टेंशन वाला। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर हो गया
कि सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड दैट ट्राइज टू कन्फाइन इट in the minimum possible area when it is suspended in air or in vacuum freely. तो सबसे पहले गोल होने का कारण क्या है? तो दोस्तों गोल होने का कारण है पृष्ठीय तनाव। अब जेम्स और जेफरीज ने पहला पॉइंट तो क्लियर कर दिया कि देखो दोस्तों, ये जो आप देख रहे थे ना, ये सब के सब आपको गोल क्यों दिख रहे हैं? ये सब के सब ऐसे लड्डू जैसे क्यों हैं? लड्डू जैसे इसलिए हैं बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन, है ना। तो ये स्फेरिकल पहला पॉइंट। फिर दूसरा, पृष्ठीय तनाव का मतलब सरफेस टेंशन, यहां पर मैंने लिखा नहीं, सरफेस टेंशन। दूसरा पॉइंट इन्होंने जो एक्सप्लेन किया, इन्होंने कहा यार देखो क्या है कि ये जो सारे प्लैनेट्स है ना, ये सारे प्लैनेट्स बने तो सन से ही हैं, और ये जो सन के ऊपर पिघला हुआ मॉल्टेन मैग्मा है, इस पिघले हुए मॉल्टेन मैग्मा में ग्रेविटेशन की वजह से ऐसे उछाल आया होगा ना। जैसे आपको पता है समुद्र में ये जो लहरें आती हैं, समुद्र में लहरें क्यों आती हैं? क्योंकि सन और मून दोनों का ग्रेविटेशन काम करता है पृथ्वी पे, इसीलिए ना समुद्र पे लहरें आती हैं। अब समुद्र की लहरें इसलिए उठ रही हैं क्योंकि वो पानी है। चांद और सूरज का ग्रेविटेशन मिट्टी तो खींच नहीं सकता, तो वो पानी पे ही अपने चेंजेस को दिखाएगा। तो याद रखिए, जो सूर्य के ऊपर पिघला हुआ मॉल्टेन मैग्मा था, उस मॉल्टेन मैग्मा में ऊंची ऊंची टाइड्स आ रही थी, ऊंची ऊंची लहरें आ रही थी। तो ये जो ऊंची ऊंची लहरें हैं, ऊंची ऊंची टाइड्स हैं, जब ये अलग हुई ना, तो अलग हुई ऐसे घूमते हुए। अब देखो, ऐसे आप समझो कि अगर मान लो मैं आपसे कहूं, यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से मैं कहता हूं कि समझो आप इसको, मैं कहता हूं कि ये मान लीजिए कोई सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस पर ऐसे ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, और ये ऊंची ऊंची लहरें आई, और आप कभी भी ऐसे मान लो कि आप यहां पे ऐसे खड़े हुए हो, ये, और आपके नीचे ये समुंदर है। आप देखते हो ना, समुंदर की तरफ से लहरें आती हैं और फिर ऐसे घूम जाती हैं। आपने हमेशा देखा होगा समुंदर की लहरों को ऐसे घूमते हुए, देखा है या नहीं? जहां पर किनारे पे पहुंचती हैं मिट्टी के पास, वैसे ही लहरें हमेशा ऐसे पलट करके पीछे की तरफ जाती हैं। ये कॉन्सेप्ट जेम्स और जेफरीज ने समझाया हम लोगों को। उन्होंने कहा देखो दोस्त, ऐसा है कि जो सूरज के ऊपर ये लहरें उठी ना, ये लहरें उठी तो, लेकिन जब अलग हुई तो वो ऐसे घूम रही थी, उनके अंदर ऑलरेडी ये मोशन था। और जब टूट करके अलग हुई और उनके अंदर ऑलरेडी ये मोशन था, तो वो जिस तरह से मोशन था वैसे आज भी है। ये देखिए, मतलब लहरें ऐसे अलग हुई और उसके बाद ऐसे घूमती ही रही, वो कभी भी ठंडे होने के बाद रुकी नहीं। उसके पीछे न्यूटन का लॉ है, इफ एनी बॉडी रिमेन्स इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन, इफ एनी बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट until and unless any force is applied on it. कॉन्सेप्ट आया याद? न्यूटन क्या कहते हैं, कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना अप्लाई कर दिया जाए। अब एक बात बताओ, क्या स्पेस में कोई फोर्स है जो आकर के इसको पकड़ के रोके, भैया रुको, आपको नहीं घूमना? ऐसा कोई फोर्स है ही नहीं। हमारे स्पेस पे वैक्यूम है, वैक्यूम में कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, ज्यादा से ज्यादा क्या है, ग्रेविटेशन है। तो ग्रेविटेशन किसी के रोटेशन को थोड़ी ना रोक देगा। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट या ना? बताइए। ये है ना नया आपके लिए सोलर सिस्टम में, कि हमारे प्लैनेट रोटेट क्यों कर रहे हैं। हमारे प्लैनेट के रोटेट करने के पीछे जेम्स और जेफरीज ने अपने तरफ से एक थॉट दिया है, और इस थॉट को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है। विचार जो जेम्स और जेफरीज ने दिए, उनको सार्वभौमिक रूप से हम लोगों ने स्वीकार किया। उसको सार्वभौमिक रूप से स्वीकार करने के पीछे वजह सिंपल है, क्योंकि उससे बेहतर कोई और थॉट है ही नहीं हमारे पास। क्लियर हुआ? अब देखो, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे चलते हुए तीसरा कॉन्सेप्ट यहां पे, तो ये इसके रोटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब एक बात बताइए, जो भी प्लैनेट टूट करके अलग हुए हैं, वो प्लैनेट टूट के किससे अलग हुए हैं? सन से ना। तो सन का ग्रेविटेशन उनको अपनी तरफ तो खींचने की कोशिश करेगा, वो प्लैनेट तो अपनी जगह चला गया जहां से आया था।
जेम्स और जेफरीज ने कहा वो प्लेनेट जो आया था कहीं से वो चला गया अपनी जगह, उसको जाने दो। अब आप ये देखो कि जो टूट के अलग हुए हैं वो आखिर हैं तो सन से ही टूटे हुए, तो सन का ग्रेविटेशन तो लगेगा ना उनपे। इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों तरफ चक्कर तो काटेगा जरूर, लेकिन चारों तरफ चक्कर काटेगा सन के ही चारों तरफ। हाँ, अब ये जरूर है कि कोई प्लेनेट है वो एकदम गर्मा गर्म अलग हुआ है, पिघलता हुआ लावा है, उसी से टूट के कोई और हिस्सा अलग हो जाए, जैसे पृथ्वी से टूट के चंद्रमा अलग हुआ है, जैसे जुपिटर से टूट के 91 अलग अलग सैटेलाइट्स अलग हुए हैं, जो कि अब बढ़ गए हैं 91 से बढ़ करके मेरे ख्याल से वो टोटल हो गए हैं 143 के आसपास या 146 के आसपास। जो सैटर्न है, सैटर्न के अलग हुए हैं, यूरेनस के अलग हुए हैं, नेपच्यून के अलग हुए हैं। केवल बुध, शुक्र, इन्हीं दो के अपने हिस्से टूट के अलग नहीं हुए, बाकी जितने हिस्से टूटे उनके भी हिस्से टूटे, और वो उनके सैटेलाइट्स कहलाए, उनके चंद्रमा कहलाए। जैसे आपसे कोई पूछता है कि ये बताओ मंगल ग्रह के पास उनके प्राकृतिक चंद्रमा है या नहीं, मंगल ग्रह के पास उसका अपना नेचुरल सैटेलाइट है या नहीं, आप कहते हो है सर, फोबोस और डीमोस। क्यों? क्योंकि जब सूरज से मंगल अलग हुआ तो उसी समय पे जब मंगल गर्मा गर्म था, दो और अलग हो गए उससे हिस्से, और वो मंगल के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, बिकॉज वो मंगल से अलग हुए हैं। मंगल सूरज से अलग हुआ है तो मंगल सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। तो अब देखो, इधर ये मंगल है, मंगल मतलब मार्स, मार्स के चारों तरफ फोबोस और डिमोस चक्कर काट रहे हैं, और इधर इधर ये जो मार्स है ये सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, ऐसे चल रहा है। ये देखो एग्जैक्टली यही चल रहा है ना, ये वाला देखो, ये छोटा वाला इसके चारों तरफ घूम रहा है, ये। So, is it clear to everybody? I hope that you all are at least graduates. जो फाउंडेशन बैच में है हमारे, कोई ऐसा तो नहीं है जो बिना ग्रेजुएशन का है? I hope you all are graduates. I hope. देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे जिंदगी में हमेशा से। अब देखो तीसरा कॉन्सेप्ट यहां पे आता है। लोगों ने पूछा कि ये बताओ, है ना, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा ये बताओ। चलो ठीक है, जो भी हैं आप में से वो ये बात बड़े ध्यान से सुने, समझ तो हर किसी को आ जाना है, फैक्ट ही तो बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। फैक्ट ये कहता है कि ये जो जितने भी प्लैनेट टूट के अलग हुए ना सूरज से, इन सभी प्लैनेट्स में कुछ प्लैनेट ऐसे भी होंगे जो आपस में टकराए होंगे, स्वाभाविक है ना। मैं कह रहा हूं कि एक बात बताओ, एक कोई घर है, उस घर में से मान लो भेड़ों को छोड़ दिया गया, ऐसे 20-25 भेड़ हैं, 20-25 शीप हैं, वो छोड़ दी गई ऐसे, तो वो शीप आपस में भी टकराएंगी ना। और अगर ऐसा हो कि वो आपस में टकरा जाएं, तो आपस में टकराने की वजह से उनके शेप में चेंजेस आएंगे ना। अर्थ के साथ यही हुआ है, पता है आपको। ये जो आपको सारे उल्टे सीधे दिख रहे हैं ना, ये जो आपको सारे उल्टे सीधे दिख रहे हैं ना, कि एक्सिस इनका होना कैसा चाहिए था, एक्सिस इनका सीधा सीधा होना चाहिए था। देखो जैसे इसका सीधा एक्सिस होना चाहिए था, ये सीधे है, इसका होना चाहिए था सीधा एक्सिस, सीधा एक्सिस है ही नहीं, ये तो उल्टा ही है। जैसे ये एक्सिस सीधा होना चाहिए था पर एक्सिस है ऐसा, इसका भी एक्सिस सीधा ये होना चाहिए था पर अभी है तो ऐसा ना। आपस में टकरा जाने की वजह से ही ऐसे ऐसे घूमते अलग चल रहे थे, पता नहीं बीच में कौन टकरा गया तो ऐसे हो गए। अब एक बात बताओ, अगर किसी, है ना, सोचो आप कि कोई भी व्यक्ति अचानक सीधे ऐसे दौड़ता चला जा रहा है, किसी से टकराया तो ऐसे करके फिर दौड़ते हुए चला गया, तो एग्जैक्टली इनकी जो पोजीशंस है ना, इनकी पोजीशंस में ये जो चेंजेस आपको दिख रहे हैं, ये चेंजेस आपको इसीलिए दिख रहे हैं बिकॉज ये आपस में एक दूसरे से टकराए। कौन किससे टकराए ये क्लियर नहीं है, क्योंकि आज से एग्जैक्टली 450 करोड़ साल पहले क्या हुआ ये पता नहीं है किसी को, लेकिन जेम्स और जेफरीज ने जो अपना अंदाजा दिया ना वो एकदम परफेक्ट था। लोगों ने कहा हाँ यार बात तो सही है ना। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये आप समझ गए कि ये जो अपने अपने एक्सिस पे झुके हुए हैं, जैसे इसको देखो, इसको यूरेनस को, ये अपने एक्सिस पे 97.8 डिग्रीज झुका हुआ है, मतलब एक्सिस ऐसी होनी चाहिए थी, इसकी एक्सिस ऐसी है। ये अगर एंगल आप देखोगे तो ये एंगल बनता है 97.8 डिग्रीज, ये देखिए। तो इसका मतलब ये आप समझ गए कि सारे प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं, कुछ प्लैनेट उल्टा रोटेट कर रहे हैं,
कुछ प्लैनेट अपने एक्सिस पे झुके हुए हैं, कुछ प्लैनेट फ्लैट हो गए हैं टकराने की वजह से। ये सब सारे चेंजेस मात्र और मात्र एक दूसरे से टकराने की वजह से ही हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहता हूं कि ये प्लैनेट है, अब इसको पकड़ के सीधा कर दो तो ये ठीक ही ठाक घूमेगा, लेकिन अभी इसको पकड़ के उल्टा कर दोगे तो उल्टा ही घूमता हुआ दिखेगा ना। जैसे एक इंसान को बोलो आप कि वो अपने हाथों से ऐसे ऐसे चलना शुरू कर दे, तो वो आपको उल्टा चलता हुआ दिखेगा। अगर आप उसी को पैर पकड़ करके उसको पैरों के बल पे खड़ा कर दो तो आपको सीधा चलता हुआ दिखेगा। एग्जैक्ट लॉजिक यहाँ पे भी लगता है। अगर आपसे कोई पूछे ना कि ये बताइए वेस्ट टू ईस्ट क्यों रोटेट करते हैं ये वीनस और सैटर्न, उल्टा, मतलब ईस्ट टू वेस्ट क्यों करते हैं? बिकॉज ये टकरा गए थे, इनका डायरेक्शन ही चेंज हो गया। और इन दोनों का अगर आप एक्सेस झुकाव देखो ना, इन दोनों का झुकाव देखो, बाकी सबका जो एंगल है, बाकी सबका एंगल देखो, किसी का 25 डिग्री एंगल है, किसी का 23 डिग्री है अपने एक्सिस से। मरकरी का तो 0 डिग्री है। ये देखो जुपिटर का 3 डिग्री है, इसका 26 डिग्री है, इसका 28 डिग्री है। इनका देखो, इनका 97 डिग्री है या फिर इनका 177 डिग्री है। अब भाई जो 90 डिग्री से भी ऊपर हो गया तो उसका डायरेक्शन आपको उल्टा ही दिखेगा ना। समझ रहे हो? जैसे आप ऐसे ही सोचो, जैसे अगर आप ऐसे सामने बैठे हो तो सामने आप किसी चीज को नॉर्मल देख रहे हो, अगर कोई छत पे बैठा हो तो आप उसको ऐसे देखोगे, और अगर कोई छत के भी उस पार बैठा हो तो आप उसको ऐसे देखोगे ना, ऐसे देखोगे तो आपको उल्टा ही दिखेगा। तो आपको यही लगेगा कि यार ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पर झुके हुए हैं तो आपको वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हुए दिखते हैं, और ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हुए दिखते हैं, उल्टा रोटेट करते हुए दिखते हैं। गॉट द लॉजिक और नॉट? बताओ, लॉजिक पता चला? हाँ, अब रही बात ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन एक इनबिल्ट क्वालिटी है जो मौजूद है। ये तो वही बात हो गई कि आप इस बात पर क्वेश्चन उठा दो कि सर जब मेल और फीमेल सेक्स करते हैं तो बच्चा ही क्यों पैदा होता है, कोई शेर क्यों नहीं पैदा हो जाता? तो इस बात पे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता ना। कुछ चीजें जो है दोस्तों, कुछ चीजें फैक्चुअल हैं, करेक्ट हैं, है होती ही हैं, उसमें क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि ग्रेविटी क्यों है। अरे ग्रेविटी क्यों है नहीं, ग्रेविटी है, मान लेना चाहिए। जैसे मेल और फीमेल सेक्स करेंगे तो बच्चा ही पैदा होगा, शेर पैदा नहीं हो जाएगा, भेड़िया पैदा नहीं हो जाएगा। दैट्स हाउ। ठीक है, दीज आर सम फैक्ट्स, क्लियर कट फैक्ट्स। ना, मैं जब ऐसे क्वेश्चन देखता हूं तो मैं कई बार हैरान होता हूं। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, लग रहा है ना कि फाउंडेशन में कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली क्लास है ये। अब भले मुझे 2 एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े आपके यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के ऊपर, मुझे कॉमेट और धूमकेतु और समझाना पड़े, मैं सैटरडे को आपकी एक्स्ट्रा क्लास लूं, मैं लूंगा, डेफिनेटली क्लास लूंगा आपकी, और डेफिनेटली और कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। बट दी अल्टीमेट थिंग इज कि जो आप पढ़ सकते हो वो आप पढ़ लेना, मैं आपको बता दूंगा कि इतना इतना ये देखो लिख दिया है, आप पढ़ लो। लेकिन जो आपको समझाऊंगा ना, वो आपके कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए क्लियर कर देगा। दैट्स वाई मैं सब कुछ आपके लिए, फोटोज, सब घूमते हुए प्लैनेट्स, इनके एंगल्स सब लेकर के आता हूं, सो दैट यू कैन गेट द आइडिया, आपको आइडिया लग सके। ठीक है ना? मैं आपके लिए डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा क्लास भी लगाऊंगा जिसमें आपके जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो भी पूरे करा दूंगा, सोलर सिस्टम और यूनिवर्स के। ठीक है, प्रॉमिस, डन मेरी तरफ से ना। सैटरडे को लगेगी एक्स्ट्रा क्लास सेम टाइम पे। तो चलो, इस तरह से आप ये समझ सकते हो, और ये भी याद रखना कि इतने सारे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को याद रखिएगा। अब रही बात कि आपके एग्जामिनेशन पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करें, जेम्स और जेफरीज के दिए हुए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाएं। तो आपको जो पूछा जा सकता है वो यही कि इनर प्लैनेट्स कौन से हैं, आउटर प्लैनेट्स कौन से हैं। ये मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन दे दिया है, थ्योरेटिकल पोर्शन को अब आप पढ़ सकते हो। जैसे जैसे आप अपने एसएससी एग्जाम के लिए, रेलवे एग्जाम के लिए, या इससे भी ऊपर एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करोगे, आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उसको समझने में आएगी। कोई भी ऐसी बात जो लिखी हुई होती है और उस लिखी हुई बात को नहीं समझ पाते हैं, तो हमारे कॉन्सेप्ट ही हमें मदद करते हैं उसको समझने में। फॉर एग्जाम्पल, आप पेपर पे न्यूज पढ़ते हो कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट इस क्वार्टर पे इतना रहेगा। आपने न्यूज तो पढ़ ली, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि जीडीपी का ग्रोथ रेट मेजर कैसे करते हैं या जीडीपी का ग्रोथ रेट कैसे पता करते हैं, तो आपको क्या ही पढ़ने का फायदा है उस न्यूज को। एग्जैक्टली सेम पॉइंट मैं बता रहा हूं, जब भी आप कोई फैक्ट पढ़ेंगे, उस फैक्ट में कम से कम आपको ये याद रहेगा कि सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन करते हैं, और सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उनके रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड अलग होगा, उनके रोटेशन का टाइम पीरियड अलग होगा, क्योंकि रोटेशन अपनी ही एक्सिस पर होता है और रिवोल्यूशन
हमेशा सन के चारों तरफ होता है। क्लियर हुआ ना? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं, जिनको हम लोग इनर प्लैनेट्स कहते हैं, ये प्लैनेट बहुत क्लोज होते हैं सन के, और साथ ही साथ ये रॉक से बने हुए हैं। रॉक से बने हैं, इसीलिए इनको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब ही होता है स्थलीय। दूसरा पॉइंट है हमारे पास मरकरी। अब देखो, जो एकदम फैक्ट वाला डेटा है, वो फैक्ट वाला डेटा आप यहां से देख लो। सूरज के चारों तरफ 88 डेज लगते हैं, लेकिन अपनी एक्सिस पे 59 डेज लगते हैं। मतलब अपनी एक्सिस पे बहुत स्लोली घूमता है ऐसे, जबकि अर्थ बहुत फास्ट घूमती है। अर्थ एक दिन में पूरा कर लेती है वो। वीनस को भी वन ऑर्बिट अराउंड द सन 255 डेज लगते हैं। सूर्य के चारों तरफ घूमने में 255 दिन ही लगेंगे, हमें तो फिर भी 365 दिन 6 घंटे लगते हैं लगभग। पर अपनी एक्सिस पे घूमने में 243 डेज लग रहे हैं। मतलब देखो, इसको अपनी एक्सिस पे घूमने में और सूरज के चारों तरफ घूमने में लगभग सेम टाइम लग रहा है, लगभग सेम टाइम, ऑलमोस्ट। तो ये जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप लोग एक बार देखिएगा, और इन पर जब आप क्विज देंगे, टेस्ट देंगे, तो धीरे धीरे आपको ये कॉन्सेप्ट्स याद होते जाएंगे। और कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ फैक्ट्स, फैक्ट्स का क्या है, फैक्ट्स तो आपको याद ही करने पड़ते हैं। मैं एक बार आपको बता सकता हूं, अर्थ को कितना टाइम लगता है। अर्थ को लगता है एक्चुअली 365.25 डेज। अर्थ के साथ यही है ना दिक्कत, एक साल में लगा 365 है ना, 365 दिन 6 घंटे लगे इसको, 365 डे 6 आवर्स। फिर उसके बाद दूसरा है 365 डे 6 आवर्स, फिर तीसरा है 365 डे 6 आवर्स। तो जब चौथा वाला 365 डे और 6 आवर्स आएगा, तो ये 6 मिला करके 24 आवर्स हो जाएंगे ना, और 24 आवर्स का मतलब 1 डे हो जाएगा। और 1 डे अगर हो गया तो आप ले जाकर के इस चौथे वाले में जोड़ दो, तो ये 366 डेज का हो जाएगा। यानी कि हर चौथा साल लीप ईयर क्यों होता है? क्योंकि एक दिन उसमें ऐड हो जाता है 6-6 घंटे मिला के। क्लियर हुआ ना सभी को? तो याद रखिएगा, ये लीप ईयर क्यों है, और ये लीप ईयर के पीछे एक कहानी है दोस्तों, कि ये फरवरी में ही बढ़ा हुआ क्यों होता है, बाकी आपको ये बढ़ा हुआ क्यों नहीं दिखता, उसके पीछे में मैं आपको बता दूंगा। एक कहानी है, वो कहानी आपको ऐसे सुननी है कि देखो, ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर, जैसे हिंदी कैलेंडर आप लोगों ने सुना है ना, विक्रमी संवत। क्या आपने विक्रमी संवत में सुना कि कोई लीप ईयर होता है? आप लोगों ने कभी सुना चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, क्या होता है, श्रावण, भादो, अगहन, पूस, माघ, माघ, और नहीं, अगहन कार्तिक है ना, पूस, माघ, फाल्गुन। तो ये जो महीने होते हैं, इन महीनों में कोई लीप ईयर होता है क्या? नहीं होता, कभी नहीं सुना आपने। आपने ये भी सुना होगा कि इनकी जो तिथि है वो दिन रात के 2 बजे शुरू हो जाती है और पता चले रात के 1 बजे खत्म हो गई, यानी 1 घंटे के मार्जिन में वो एक पूरी डेट को खत्म कर दिए। विक्रमी संवत के हिसाब से हमारा जो न्यू ईयर है, वो न्यू ईयर शुरू होता है लगभग अप्रैल के आसपास, होली के बाद। ये जो होली के बाद न्यू ईयर शुरू होता है, इसका मतलब फसल कट चुकी है, अब लोग आराम करेंगे। न्यू ईयर में बाकायदे छुट्टी होगी, पहले 2-3 महीने की, 2-3 महीने लोग छुट्टी काटें। छुट्टी काटने के बाद जब आषाढ़ का मौसम लगेगा, तो आषाढ़ के मौसम से खेती बाड़ी की जाएगी। हमारे आरबीआई का पहले फाइनेंशियल ईयर भी ऐसे ही चलता था, जून से लेकर के, सॉरी, जुलाई से लेकर के जून तक, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री था। फिर चेंज कर दिया था आरबीआई ने। हालांकि आप ये समझो कि ये जो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है, ये इंग्लिश कैलेंडर का है, ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं इसको। तो वहां पे जो कॉन्सेप्ट था वो ऐसा था कि जनवरी 31 तो फरवरी 30, मार्च 31 तो अप्रैल 30, मई 31 तो जून 30, जुलाई 31 तो अगस्त 30, सितंबर 31 तो अक्टूबर 30, फिर नवंबर 31 तो दिसंबर 30। ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि ये जो महीनों के नाम है, ये महीनों के नाम अंग्रेजों ने रोमन एम्पायर में राजाओं के नाम पर रख दिए। जैसे एक राजा हुआ था जूलियस सीजर, बहुत बड़ा राजा था रोम का। जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई है, जुलाई में उसने 31 दिन किए। उसके बाद आया नया राजा ऑगस्टस सीजर। ऑगस्टस सीजर ने कहा, यार मैं क्यों कम हूं किसी से, मेरे नाम के महीने में भी 31 दिन करो। तो नाम के महीने में 31 दिन कर दिए, उधर तो गड़बड़ हो गया। लेकिन लोगों ने कहा, सर कैलेंडर के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हर चौथे साल एक दिन आ रहा है, तो ये एक दिन को कहां एडजस्ट किया जाए। तो उसने कहा कि ये बताओ, हम लोगों के यहाँ वो श्राद्ध वाला महीना कौन सा होता है अंग्रेजों का? तो उन्होंने कहा कि वो पितरों को याद करने वाला जो महीना, वो फरवरी होता है।
तो कहा ठीक है फरवरी में जोड़ दो। फरवरी को वैसे भी छोटा कर दिया इन्होंने 28 दिन का, क्योंकि उसके दिन निकाले। कहा वैसे भी वो है ना दुख वाला महीना है तो उसको खत्म करते हैं, कम दिन कर देते हैं उसके। दुख वाले महीने के दिन कम होंगे, 28 ही होंगे, बाकी इधर आप बढ़ा लो, अगस्त में बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं, वो मेरे नाम पे है महीना। ऐसा लॉजिक लगाया उन्होंने, है ना। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कि वो 3130 का कॉन्सेप्ट था, पर वो 3130 के कॉन्सेप्ट को तोड़ दिया ऑगस्टस सीजर ने। और फेब्रुअरी इज द मंथ ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब होता है कि फरवरी जो होता है ना, वो महीना होता है मौन करने का, दुख का महीना होता है। दैट्स वाई। क्लियर है? तो ये लॉजिक है दोस्तों। खैर, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर सूरज को चारों तरफ चक्कर काटने में, सूरज के चारों तरफ चक्कर काटने में जो टाइम लगता है वो लगता है 365 डेज। हाँ, इसके नंबर ऑफ मून्स कितने हैं? मून का मतलब, चंद्रमा का मतलब है मेरा यहाँ पे, चंद्रमा का मतलब है आर्टिफिशियल सैटेलाइट से। ये आप कह सकते हो ये है कृत्रिम क्या बोलते हैं उसको, उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह से मतलब है इसका, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं हम। मून का मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सॉरी कृत्रिम कह रहा हूं, बताओ मेरा दिमाग कहाँ है। प्राकृतिक कहना है मुझे, मैं कृत्रिम कह रहा हूं। प्राकृतिक उपग्रह, माफ कीजिएगा, नेचुरल सैटेलाइट कहना है मुझे। तो ये आर्टिफिशियल ना हो करके नेचुरल सैटेलाइट है। क्लियर हुआ? सो तो हमारे स्टूडेंट्स का ये जो है कंसेप्ट, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमारे यहाँ तो श्राद्ध का महीना सितंबर है। तो बट आप अंग्रेज नहीं हो ना। अब अंग्रेज जो रोम में रहेंगे उनका अलग सिस्टम चलेगा, उनका ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, हमारे यहाँ विक्रमी संवत होता है। इट्स अ डिफरेंट कंसेप्ट। पर हम मानते हैं अंग्रेजी कैलेंडर को है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बताइए आज हिंदी कैलेंडर के हिसाब से कौन सी तिथि है, या हिजरी संवत के हिसाब से कौन सा महीना चल रहा है, उसकी कौन सी डेट चल रही है, या मैं आपसे पूछूं शक संवत के हिसाब से क्या चल रहा है, आपको नहीं पता, पर आप सभी लोग कहोगे कि हाँ सर हैप्पी लेबर डे। तो नेचुरल सैटेलाइट लिखना था, मैं गलती से आर्टिफिशियल सैटेलाइट कह गया, माफ कीजिएगा दोस्तों, वो फ्लो में निकल गया। मार्स को सूरज के चारों तरफ चक्कर काटने में लगते हैं 687 डेज, लेकिन मार्स ना उतना ही झुका हुआ है जितना अर्थ अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, और अर्थ अपने एक्सिस पर झुकी है, इसी वजह से सीजन चेंज होते हैं। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि सीजन क्यों चेंज होते हैं। प्लस अभी आपको एक्स्ट्रा क्लास लगवाऊंगा तो उसमें आपको बिग बैंग और ये जो कंसेप्ट्स हैं उन कंसेप्ट्स को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। पर इसके पहले वाली जो क्लास हुई है उसको एक बार रीवॉच करिएगा जरूर, डेफिनेटली आप लोगों को कह रहा हूं। नंबर ऑफ मून्स इसके कितने हैं? 2। एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। फोबोस और डीमोस नाम के इसके 2 मून्स हैं, इसके 2 चंद्रमा है। क्लियर हुआ? अब आगे चले। तो ये हो गई चंद्रमाओं की संख्या, ये 2 है, फोबोस और डीमोस। डीमोस तो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट है। ये अगर आपसे कोई पूछ दे कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है, स्मॉलेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा प्राकृतिक उपग्रह डीमोस है। डीमोस, ये आपको पूछा जा सकता है। फिर आउटर प्लैनेट्स आते हैं, जोवियन प्लैनेट्स। क्यों जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं इनको? क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, ये तरल पदार्थों से बने हुए हैं। और बिगेस्ट है गैनीमीड, बृहस्पति का एक सैटेलाइट है गैनीमीड, और गैनीमीड इज द बिगेस्ट सैटेलाइट, ये याद रखिएगा। गैनीमीड क्या है? गैनीमीड बिगेस्ट सैटेलाइट है। और अभी अगर आप इस समय पर जैसे आपसे चर्चा की जाए ना, और फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछ दिया जाए कि ये बताइए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सैटेलाइट्स डज जुपिटर हैज, है ना। तो जुपिटर के 2023 में जो सैटेलाइट ढूंढे गए थे वो 95 थे टोटल। और फिर उसके बाद एक और बीच में अभी संख्या आई थी, क्योंकि क्या है ना, थ्योरीज आती रहती हैं, तो थ्योरीज के हिसाब से इन्होंने जुपिटर के
सैटेलाइट्स की संख्या बढ़ा दी थी। तो अभी तो एज ऑफ नाउ नासा के हिसाब से इनके टोटल 95 मून्स हैं, पर ये संख्या घटती बढ़ती रहती है, इसलिए आप थोड़ा सा इस पर परेशान मत होइएगा। जुपिटर के बारे में आपको ये यहां से एक फैक्ट याद रखना होगा बस। तो मैं यहां पर इसको 95 कर देता हूं। बढ़ती रहती है। 2023 में ये संख्या लास्ट में बढ़ी थी। ठीक है, अब इसके बाद अगर मान लीजिए आपसे कोई ये पूछ दे, इसके जस्ट बाद एक क्वेश्चन बनेगा, हाउ मेनी सैटेलाइट्स डज सैटर्न हैज, है ना, कितने हैं सैटर्न के? तो सैटर्न के टोटल 146 है। खैर, जुपिटर के बारे में ये बात जरूर अभी आपको आगे चल करके थ्योरी में लिखी हुई है, मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास के माध्यम से ये बता भी, टेंशन मत लीजिएगा कि जुपिटर के जो सैटेलाइट्स हैं वो क्या हैं, जैसे गैनीमीड, कैलिस्टो, लो, यूरोपा, ये सब सैटेलाइट्स हैं हमारे जुपिटर के। सैटर्न के टोटल 146 है, 146 मैंने लिखा भी है, ये मैंने करेक्ट कर दिया था, और उसका भी करेक्ट करना था पर रह गया गलती से, कोई बात नहीं, अभी कर दिया मैंने करेक्ट। आगे है ना, आगे जो है, आगे तो यूरेनस के बारे में बात की मैंने, और यूरेनस के 27 सैटेलाइट्स हैं, और मैंने ये भी बताया था कि यूरेनस जो है, यूरेनस कैसे घूमता है, तो याद रखिएगा यूरेनस घूमता है क्लॉकवाइज। यूरेनस कैसा घूमता है? घड़ी की सुई की दिशा में। क्लॉकवाइज का मतलब होता है ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन। और वहीं बाकी देखोगे ना, तो बाकी वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, और कोई ईस्ट वेस्ट नहीं घूमता। इधर ये जो हमारा मरकरी के बाद वीनस है, वीनस भी क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज, दैट मीन्स ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन की बात कर रहा हूं मैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमना, ये इसका रोटेशन है। क्लियर हुआ? तो सबसे ज्यादा किसके हैं? तो सबसे ज्यादा अभी इस समय पर रिकॉर्डेड देखें तो रिकॉर्डेड सैटर्न के हैं, लेकिन अभी बीच में एक थ्योरी आई थी जो नासा वालों ने ही दी थी, और नासा वालों की उस थ्योरी के हिसाब से इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कहा कि भाई देखो, देखो याद रखना, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ कहते हैं इसे, ये वही है जिसने प्लूटो को अलग किया था प्लैनेट की कैटेगरी से। एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ही है, IAU है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। लिखा है मैंने अपनी PDF में आपके लिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। यही वो लोग हैं जो बाहर कर देते हैं लिस्ट से, यही वो लोग हैं जो अंदर कर लेते हैं लिस्ट में, ठीक है ना, तो इन्हीं का ये काम होता है, तो ये आपको याद रखना है। रही बात यूरेनस के बाद नेपच्यून की, नेपच्यून को 164 साल लगते हैं सूरज के चारों तरफ चक्कर काटने में, 164 ईयर्स, बाकी इसको अपनी एक्सिस पर कंप्लीट करने में 16 आवर 7 मिनट्स लगते हैं। और ये सब हम लोगों को पता चलता है, पता है क्यों? क्योंकि हम अपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स छोड़ते रहते हैं, वो इन प्लैनेट्स की स्टडी करते हैं, फिर इन प्लैनेट्स के बारे में हमको बताते हैं, दैट्स व्हाई। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये आप ही को क्वेश्चन करना है, कम से कम इतना तो मेरे लिए गूगल कर ही सकते हो आप, मैं नहीं बताऊंगा आपको कि लंदन में है या नहीं। ठीक है, चलो, तो अब देखो कुछ फैक्ट्स बचे हैं हमारे पास कवर करने को, जैसे हमें सूरज के बारे में कवर करने को बचा हुआ है कि सूरज का जो रोटेशन टाइम है, रिवोल्यूशन तो खैर 1 कॉस्मिक ईयर में होता है, 1 कॉस्मिक ईयर कहते हैं एक मंदाकिनी के चारों तरफ चक्कर काटने को। रोटेशन कितने टाइम पर होता है, प्लैनेट्स के बारे में और क्या खास बातें हैं, अभी कॉमेट नहीं पढ़े हमने, अभी हमने मेटेरॉर, मेटेरॉइड और मेटेरॉइड, इनको भी थोड़ा सा और जानना है हमें, पल्सर, धूमकेतु, है ना, एस्ट्रॉइड के बारे में थोड़ा जान लेना है। तो इन सबको हम आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे एक्स्ट्रा क्लास लेकर के सैटरडे को। बट बिफोर दैट आप लोगों का जो टॉपिक का टेस्ट होगा, उस टॉपिक के टेस्ट का डिस्कशन होगा, उस टॉपिक के टेस्ट और टॉपिक के टेस्ट के डिस्कशन के साथ साथ ही हम इस कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से समझते हुए चलेंगे, फॉर श्योर। ठीक है, तो दोस्तों इस सेशन का जो PDF है ना, वो PDF आपको कहाँ मिलेगा? तो जहां पर आप लोग इस
इस जो ये जो आप वीडियो देख रहे हो इसको बैक करोगे ना, तो बैक जाते ही आपको दिखेगा कि ये वीडियो पर्टिकुलर लाइव है। उसमें ऊपर की तरफ आप देखोगे तो रिकॉर्डेड वीडियोस भी दिखेंगे, उनको डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा। उसी डाउनलोडिंग ऑप्शन नीले वाले ऑप्शन के जस्ट नीचे पीडीएफ का ऑप्शन होता है, क्लिक करेंगे तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा। आप मुझे लगभग 2 मिनट का समय दीजिए, मैं इसको सेव करके कंप्रेस करके पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। ठीक है। डेली 11 क्विज, हाँ जी, मेरे ख्याल से आज आपका या कल आपका होगा टेस्ट। टॉपिक का टेस्ट होता है, फिर टॉपिक के टेस्ट का डिस्कशन होगा। कल्याण कुमार देवरी कह रहे हैं कल समझ नहीं आया। देखिए, अगर आप मेरे सेशन में ना 2 मिनट बाद ज्वाइन करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कुछ भी, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। आपको सेशन हमेशा शुरू से देखना पड़ेगा। अगर आपने 1 मिनट भी देरी कर दी तो यूं समझ लीजिए ट्रेन जैसे छूट जाऊंगा मैं, फिर आपको पूरा सेशन 1 घंटे, क्या बता रहे हैं सर, ऐसे ही आएगा। मैं आपको सच बता रहा हूं। ठीक है, 11 AM रेगुलरली क्लासेस होती हैं, 11 AM पर आपको जुड़ना ही है। सो थैंक यू, ख्याल रखो, एकदम 11 AM आओ, फिट 11 AM, 11:01 पे मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि उसका टाइमिंग है, डिफॉल्ट टाइमिंग यहाँ से 11:01 का है। सो थैंक यू, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स। 5 स्टार रेटिंग मत भूलना अपने नवदीप सर के लिए। जय हिंद।